नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, यानी संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है और संविधान का निर्माण क्यों जरूरी है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी में जो सरकारें रन करती है वो अपने मन मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि कुछ उसको सरकारों को, लोकतांत्रिक सरकारों को कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना होता है, साथ ही साथ नागरिकों को भी कुछ नियम का पालन करना होता है। ये सारे नियम जो होते हैं एक जगह सम्मिलित रूप से रखे जाते हैं। वो जो बुक होता है जहाँ पर ये सारे नियम कानून बनाए जाते हैं और उसको एक जगह कंपाइल किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान। ठीक है, वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में कैसे एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, यही टॉपिक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। पहले उस संविधान के निर्माण से पहले हम लोग देख लें कि वहां पर पार्ट 8 वहां पर कैसे रंगभेद, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था साउथ अफ्रीका में। उसके बाद संघर्ष चलता है रंगभेद के विरुद्ध। फिर उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और संविधान में क्या प्रोविजंस हैं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं पार्ट 8 यानी रंगभेद। हम लोग जानते हैं कि जैसे भारत में यूरोपीय कंपनी 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने के लिए आई थी और हथियार और जोर जबरदस्ती के माध्यम से आर्थिक साथ साथ राजनीतिक रूप से भी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपियन कंपनियां व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका आई थी। आकर वहां पर उन्होंने हथियार और जोर जबरदस्ती के माध्यम से अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, और देखते हैं कैसे कैसे वो मतलब कि एक रंगभेद का सिस्टम स्थापित किया। अपार्टेड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहां पर दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव की नीति अपनाई गई वो नस्ल के आधार पर नीति अपनाई गई, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता था कि लोग कैटेगरी में बटे हुए थे, यानी व्हाइट्स एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक। जो यूरोपीय थे वो व्हाइट्स थे और जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे वो ब्लैक्स थे, वो ब्लैक थे, उनको ब्लैक्स बोला जाता था। ठीक है, द व्हाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम इन साउथ अफ्रीका, मतलब कि जो गोरे लोग थे यूरोप से आए थे, ये सिस्टम वहां पर इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, द व्हाइट टुक ओवर द लोकल गवर्नमेंट्स। व्यापार करने आए थे, समय के साथ आर्थिक रूप से मजबूत हुए और धीरे धीरे वहां पर अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लिए, लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, द सिस्टम ऑफ अपार्टेड डिवाइड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। वहां जो रंग भेद की नीति अपनाई गई थी, लोगों के चमड़े के रंग के आधार पर अपनाई गई थी, यानी कि जिसका चमड़ा का रंग काला है उसके साथ भेदभाव होगा, और जो गोरे लोग हैं उनको विशेषाधिकार था, प्रिविलेज था। जो ब्लैक लोग थे उनके साथ डिप्राइव वाला सिस्टम था, वंचित थे सभी सुविधाओं से। आगे देखते हैं, द व्हाइट रूलर ट्रीट एंड नॉन व्हाइट एज ए इंफेरियर। जो नॉन व्हाइट थे, ब्लैक थे, चाहे भारतीय मूल के भी वो लोग वहां पर थे, चाहे जो रंगीन चमड़े वाले वहां पर जो निवासी थे उनके साथ भी ये लोग इंफीरियर जैसा व्यवहार करते थे। इनको सार्वजनिक स्तर पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता था, अस्पतालों में, स्कूलों में, पानी पीने वाला स्थानों पर, हर जगह मतलब कि ब्लैक के लिए और व्हाइट्स के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया था। ठीक है, ब्लैक्स को व्हाइट के एरिया में जाने का इजाज़त नहीं था। अगर वहाँ उस क्षेत्र में जाना भी वो है अगर काम करने के लिए तो पहले उनको परमिशन लेना पड़ता था, तभी वो लोग व्हाइट्स के एरिया में जा सकते थे। ठीक है, ना ही उनको वोटिंग राइट्स था, ना ही वो रेलवे के फर्स्ट क्लास में बैठ सकते थे। ठीक है, नॉन व्हाइट्स
हैव नॉट वोटिंग राइट, ठीक है। देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द पब्लिक प्लेस, हम लोग बात कर लिए हैं कि कैसे कैसे हम लोग के जहाँ पब्लिक प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, ठीक है। और जो सरकारी नौकरी थे, गवर्नमेंट सर्विस थे, किसी को उसमें ब्लैक लोगों को इजाज़त नहीं था, ठीक है। उनकी बस्ती अलग बसाया जाता था और बीच में दीवारें लगा मतलब कि फेंसिंग कर दिया जाता था कि ये एरिया ब्लैक्स का है, ये एरिया गोरों का है, ठीक है। और ये सब रंगभेद की नीति अपनाई गई थी वहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं कि जो अपार्टेड है, रंगभेद है, इसके विरुद्ध वहाँ पर संघर्ष भी स्टार्ट होता है, यानी कि मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे मूवमेंट बढ़ता है आगे। आइए देखते हैं हम लोग रंगभेद के विरुद्ध चलने वाले संघर्ष। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टेड, यानी रंगभेद के विरुद्ध चलने वाला संघर्ष। हम लोग देख लिए कि कैसे ब्लैक्स या ये भारतीय मूल के लोग या रंगीन चमड़े वाले लोगों के साथ अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शोषणकारी व्यवहार होता था, उनके साथ सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव होता था। इसके विरुद्ध संघर्ष स्टार्ट होने लगा था। 1950 के दशक से ही संघर्ष स्टार्ट हो गया था। ब्लैक्स और इंडियंस थे और जो रंगीन चमड़े वाले लोग थे, एक संगठन बना के छोटे छोटे संगठन के माध्यम से विरोध कर रहे थे रंगभेद की नीति को। वो भी चाहते थे कि हमें भी सरकार में मौका दिया जाए, हमें भी मेरे साथ भेदभाव ना किया जाए, सरकारी नौकरी में मौका दिया जाए। जैसे जैसे भारत में हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष स्टार्ट होता है, सरकारी नौकरी में हमको भी अवसर दिया जाए या चुनाव नीति निर्माण में हमको अवसर दिया जाए, ठीक है। तो वहाँ भी ये ऐसा ही संघर्ष स्टार्ट हो गया था। लेकिन भारत और अफ्रीका में एक अंतर और है, जान लेना जरूरी है कि भारत में अंततः क्या था कि गोरे लोग जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो यहाँ पर बसे नहीं, उनके विरोध संघर्ष हुआ, अंततः भारत आज़ाद हुआ और चले गए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गोरे लोग बस गए थे, ठीक है। तो हम लोग देखें कैसे कैसे विरोध हुआ। दूसरी बात कि प्रोटेस्ट और स्ट्राइक मार्च बहुत जोर शोर से होने लगा था। इसी का नतीजा था कि एक संगठन बनता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक संगठन था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसी के तर्ज पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनता है, जिसका एक लीडर होते हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर होते हैं। इनके नेतृत्व में संघर्ष बहुत जोर शोर से पकड़ लेता है। इतना जोर से पकड़ लेता है कि जो यूरोपियन थे यह मतलब कि अचंभित हो गए थे। अब मतलब कि ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल हमारी सत्ता जाने वाली है। देखते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इनको 28 वर्ष तक नजरबंद यानी कठोर द्वीप में भेज दिया जाता है, रेबन द्वीप का भेज दिया जाता है, निर्जल द्वीप के पास, ठीक है। और देखते हैं कि 1964 में इनको रखा है, जेल में बंद किया जाता है और 94 में इनको छोड़ा जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइन द मूवमेंट। जो संवेदनशील गोरे थे, यूरोपियंस थे, जो चाहते थे कि रंगभेद की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, एक समान पूर्वक मतलब इक्वालिटी आधारित नियम बनाया जाना चाहिए, वो लोग भी मतलब कि इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। और वहाँ पर वर्कर्स संगठन, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का जो संगठन थे, वो भी रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, उसके साथ संघर्ष में भागीदारी निभा रहे थे ताकि रंगभेद की जो नीति है उसको समाप्त किया जाए, ठीक है। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्टेड, बहुत सारे उस समय जो देश थे निंदा कर रहे थे। भारत भी ऐसी व्यवस्था की निंदा कर रहा था जहाँ भेदभाव की नीति अपनाई गई है। अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारी यूरोपीय कंट्री भी इसका डिनाउंस कर रहे थे, निंदा कर आलोचना कर रहे थे कि अभी ये 20वीं सदी में ऐसी व्यवस्था है, सही नहीं है, मानवता के लिए सही नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्ट्रगल इतना जोरों शोरों से हो गया कि यूरोपियन को सुधार करना पड़ा। क्या क्या सुधार हुआ, आइए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान की ओर। यानी कि संघर्ष इतना जोर शोर से बढ़ गया था, हर क्षेत्र में संघर्ष विरोध हो रहा था।
राजनीतिक क्षेत्र में विरोध हो रहा था, लोग अपने हक की मांग कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। सांस्कृतिक स्तर पर विरोध हो रहा था सरकार के प्रति, और आर्थिक क्षेत्र में विरोध हो रहा था, क्योंकि सभी को सब कुछ करने की आज़ादी नहीं थी। तो अंततः क्या करना पड़ा, सरकार को डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को निरस्त करना पड़ा, रिपील करना पड़ा, हटाना पड़ा। ठीक है, ठीक है। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन मीडिया वाज लिफ्टेड। जो संघर्ष के दौरान जो मीडिया संस्थान थे या पॉलिटिकल पार्टी थे उनको बैन कर दिया गया था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, नेशनल मंडेला को जेल भेज दिया गया था। इस सारे जो प्रतिबंध हटा लिए गए, पॉलिटिकल पार्टी पर से प्रतिबंध हटा लिए गए, मीडिया पर से प्रतिबंध हटा लिए गए, क्योंकि विरोध इतना जोर से हो रहा था, मूवमेंट बहुत अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में इतना जोर से हो रहा था कि अब सरकार भी जान गई थी कि अब यहाँ पर रूल करना संभव नहीं है, और अन्य देश भी आलोचना कर रहे थे रंग भेद के नीति के खिलाफ। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि नेल्सन मंडेला को भी 1994 में छोड़ा जाता है, रिलीज कर दिया जाता है जेल से 28 वर्षों के बाद। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका का संविधान बनता है, संविधान तैयार होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। ठीक है, द अपार्टेड गवर्नमेंट कम टू अमेंड पे द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल रेशियल ग्रुप। अब जो नया संविधान बनता है वो भेदभाव आधारित नहीं होता है, उसमें नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समान अधिकार दिया गया है, या व्हाइट्स हो या ब्लैक हो। ठीक है, स्त्री पुरुष में, फीमेल और मेल में कोई भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है, सभी को वोटिंग राइट्स हो, बशर्ते एक उम्र पूरा करना होता है। ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं कि एग्जीक्यूटिव का कार्य एग्जीक्यूटिव ही करेगा, लेजिस्लेटिव का कार्य लेजिस्लेटिव ही करेगा, और जुडिशरी का कार्य जुडिशरी ही करेगा। यानी एक दूसरे पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेटिक में एक दूसरे पर कंट्रोल स्थापित करते हैं, सॉरी कंट्रोल स्थापित नहीं, मतलब कि बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक, तो हो गया, थैंक यू।